हेलो एवरीवन, एनसीएस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं संतोष कुमार मिश्र आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इस नव वर्ष की मंगलमय कामनाओं के साथ आज आप सभी लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित भविष्यत काल का अनुवाद करने बताने जा रहा हूं। आइए देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है। इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के अंत में गा गी गे आता है, अर्थात किसी कार्य के भविष्य में आने वाले समय में होने का पता चलता है। जैसे वह स्कूल जाएगा, अभी गया नहीं, जाएगा, आने वाले समय में वो कार्य करेगा। वह स्कूल जाएगा, मैं अनुवाद लिखूंगा, तुम पत्र पढ़ोगे, वह मुंबई जाएगा। तो इस तरह से कोई भी कार्य भविष्य में होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, तो इसको हम कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और इस तरह के वाक्य का अनुवाद हम कैसे करते हैं, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य में इसका रूल क्या होता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब है शैल या विल। अब शैल कहाँ लगाएंगे आप? दोनों में से एक लगाना है, तो शैल कहाँ लगाएंगे? कर्ता अगर आई है या कर्ता वी है तो उसके साथ शैल लगाते हैं, और बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इसके बाद अदर वर्ड लिख करके अनुवाद करते हैं। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। यह ऊपर जो एग्जाम्पल लिखा है, पहले इसी का अनुवाद हम करते हैं। वह स्कूल जाएगा, वह स्कूल जाएगा। अभी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, आपने पहचान लिया। अब इसका अनुवाद कैसे करेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट ही, उसके बाद क्या लगाना है आपको? शैल या विल में से कोई एक लगाना है। तो आई करता नहीं है, बी भी नहीं है, तो क्या लगाएंगे यहाँ? विल। ही विल, जाने की अंग्रेजी क्या है? गो। ही विल गो, कहाँ जाएगा? टू स्कूल। ही विल गो टू स्कूल। अब दूसरा मैं एग्जाम्पल देख रहा हूँ। मैं अनुवाद लिखूंगा। क्या है? मैं अनुवाद लिखूंगा। अब इसका अनुवाद करने के लिए आप पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या है इसमें? आई। अब आई के लिए मैंने बताया है, सब्जेक्ट अगर आई आता है तो क्या लगेगा? शैल लगेगा। आई शैल। और वर्ब इसमें क्या है? मेन वर्ब लिखना। लिखने की अंग्रेजी क्या होगी? राइट। फर्स्ट फॉर्म इसका राइट मैंने लिख दिया। आई शैल राइट, क्या लिखेंगे? द ट्रांसलेशन। आई शैल राइट द ट्रांसलेशन। इस तरह से आपने देखा, अगर सब्जेक्ट आई है या वी है तो उसका अनुवाद हम अब बी वाला देखते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया, हम गांव आएंगे। हम गांव आएंगे, तो यहाँ जो है सब्जेक्ट आ गया वी। क्या है? वी। अब वी के साथ क्या लगाएंगे आप? शैल का प्रयोग करते हैं, इसका ध्यान देंगे आप। वी शैल। अब आने की अंग्रेजी कम, कहाँ आएंगे? टू विलेज। आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सभी कर्ता के साथ क्या लगाएंगे? विल का प्रयोग करते हैं। आइए और एग्जाम्पल से देखते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने कह दिया, वह पत्र अवश्य पढ़ेगा। वह पत्र अवश्य, जरूर पढ़ेगा। जरूर अगर आ जाए या जरूर लिखा भी ना हो, अगर जरूर का अर्थ आ रहा हो
पढ़ने में, वह पत्र जरूर पढ़ेगा। तब इसका आप नियम का उल्टा करते हैं। जैसे सब्जेक्ट अगर आई है या सब्जेक्ट वी है तो इसके साथ मैंने बताया क्या लगता है, शैल, और बाकी सबके साथ ही, सी, दे, और किसी का नाम है तो क्या लगाते हैं हम, विल का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट अगर आई और वी है तो हम क्या लगाते हैं, शैल, और बाकी सब सब्जेक्ट है अगर ही, सी, इट, दे, और नेम है किसी का तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। ये तो नियम के अनुसार हो गया। लेकिन अगर अवश्य आ गया, इस तरह से आ गया, वह पत्र जरूर पढ़ेगा, तो क्या करेंगे आप, ही। अब यहाँ नियमतः आप कहेंगे विल लगना चाहिए, लेकिन अब इसका उल्टा कर देंगे। क्या करेंगे, ही शैल रीड द लेटर। ही शैल रीड द, अगर लेटर लिखा है तो इसका मतलब अवश्य कहा गया है कि वह पत्र अवश्य पढ़ेगा या कोई कार्य अवश्य करेगा। इसके लिए यहाँ ही के साथ विल न लगा करके यहाँ क्या लगाया गया, शैल। अब मैं दूसरा कह रहा हूँ, मैं फल जरूर बेचूंगा। मैं फल जरूर बेचूंगा। अब इसमें भी आप देख रहे हैं यहाँ बाध्यता है, जरूर बेचूंगा, तो इसके लिए भी आई के साथ आप क्या लगा सकते हैं, सेल न लगा करके क्या लगा देंगे, विल। आई विल सेल द फ्रूट। आई सेल की जगह आई विल आप लगाते हैं। तो इसको आप समझ लेंगे, अगर आई के साथ सेल न लगा करके, नियमता ये होता है आई के साथ क्या लगना चाहिए, सेल, वी के साथ क्या लगना चाहिए, सेल। अगर नहीं लगा है और विल लग गया है तो समझ लो कि अवश्य कहा गया, वाक्य में प्रतिबंधित है, बाध्यता है कि वह कार्य अवश्य करेगा। इसी तरह से अगर ही, सी, इट और दे, यू करता अगर क्या है, इट और यू भी है तो उसके साथ क्या लगना चाहिए, विल लगना चाहिए। लेकिन अगर सेल लगा है तो आप समझेंगे कि उसमें कार्य में बाध्यता है, अवश्य करने के लिए कहा गया है। आइए इसका अफर्मेटिव के साथ हम निगेटिव भी देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस अगर है तो उसका अनुवाद हम कैसे करते हैं। निगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक वाक्य में विल और शैल के बाद हम नॉट बढ़ा करके अनुवाद करते हैं। निगेटिव सेंटेंस अगर है, नकारात्मक वाक्य है, तो 2-3 एग्जाम्पल आप देख लेंगे तो समझ जाएंगे। तो उसका अनुवाद करने के लिए इसका रूल होता है, जैसे आपने उसमें लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल में से एक लगाएंगे आप, इसके बाद नॉट बढ़ा देंगे। निगेटिव है तो क्या बढ़ाना पड़ेगा, नॉट। सब्जेक्ट, विल या शैल, उसके बाद नॉट, फिर इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और इसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा और फिर अदर वर्ड लिख के अनुवाद करते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। ये तो अफर्मेटिव है, इसका नेगेटिव अगर है तो क्या करेंगे, अनुवाद कैसे करते हैं, राम स्कूल नहीं जाएगा। नेगेटिव है, राम विल नॉट, जाने की अंग्रेजी गो टू स्कूल। दूसरा है, हम कल फूल नहीं लाएंगे। हम कल फूल नहीं लाएंगे। अब इसमें भी क्या है, वी है, इसके साथ आपने देखा वी के साथ क्या लगता है, शैल, इसके साथ आप नॉट लगा देंगे, निगेटिव है नहीं के लिए। वी शैल नॉट, लाने की अंग्रेजी ब्रिंग,
वी शैल नॉट ब्रिंग द फ्लावर। इस तरह से अगर वाक्य निगेटिव है तो हम क्या करते हैं, विल नॉट या शैल नॉट लगा करके अनुवाद करते हैं, बाकी सब अफर्मेटिव का ही नियम है। और इसी तरह से अगर कोई बाध्यता वाला कार्य है तो उसका उलट नियम हो जाएगा, विपरीत हो जाता है। जैसे मैंने कह दिया मीरा किताब अवश्य नहीं पढ़ेगी। अब इसमें क्या है, बाध्यता है, अवश्य नहीं पढ़ेगी, मतलब उसे अवश्य बाध्यता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मीरा के साथ क्या लगना चाहिए, नियम है विल लगना चाहिए, लेकिन अब यहाँ लगा देंगे शैल तो अवश्य हो जाएगा। मीरा शैल नॉट रीड द बुक। इस तरह से उलट नियम करके आप बाध्यता को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आपने देखा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अनुवाद करने के लिए हेल्पिंग वर्ब इसकी विल, शैल और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको याद करके अनुवाद कर सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल आप अपने से भी करके अभ्यास करेंगे, तो आशा करता हूँ कि आप समझ में आपको आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी न्यू ईयर।